हेलो एवरीवन। कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में हम जनरल बातें कर रहे हैं कि बेसिकली टैक्सेस के क्या फीचर्स हैं। तो अपन ने कल क्लास के अंदर बात की थी डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या मेरिट होगी क्या डीमेरिट होगी। तो मेरिट का अपने क्लास के अंदर कवर कर ली थी। नाउ वी कम टू द डीमेरिट्स, मतलब डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। यहां पे बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, जो पर्सन टैक्स पे करता है वही पर्सन बर्डन बियर करता है। तो इंसान को ज्यादा लालच रहता है इवेजन का, भैया मैंने इतनी मेहनत करके कमाया है तो यदि मैं अपनी इनकम छुपा लूं तो क्या होगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टैक्स इवेजन की जो चांसेस होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि कमाने वाला मैं ही हूं और टैक्स भी मुझे ही पे करना है। तो जब मुझे टैक्स पे करना है, क्योंकि पेयर भी मैं हूं और बर्डन वाला भी मैं हूं, मतलब टैक्स भी मुझे ही गवर्नमेंट को पे करना है, उसका बर्डन भी मेरे को ही बियर करना है। तो यहाँ पे जो पर्सन होता है बोलता है मेरी इनकम किसी को क्या पता चलेगी, मैंने क्या कमाया क्या पता चलेगा। तो इंसान क्या करता है, टैक्स इवेजन कर सकता है। तो टैक्स इवेजन की चांसेस ज्यादा है किसमें, डायरेक्ट टैक्स के अंदर। कोई कंफ्यूजन तो एनीवन? जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करो तो वहां पे लिखा होता है जीएसटी एक्स्ट्रा, तो जीएसटी का इवेजन क्यों करेंगे, क्योंकि they have to collect from the buyer and then have to pay the government। जब आप बहुत बार मार्केट में जाते होंगे तो उसमें लिखा होता है भैया 100 रुपए का प्रोडक्ट है जीएसटी एक्स्ट्रा, तो फिर आपको ज्यादा करते ही नहीं, भैया जीएसटी तो लगेगा, किसी भी जगह जाऊंगी तो जीएसटी तो आपको पे करना ही। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है बर्डन भी वो ही बियर कर, क्योंकि बर्डन इज नॉट शिफ्टेड। तो वो पर्सन क्या कर सकता है कि टैक्स इवेजन में इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि उसको पता है कि जो भी टैक्स मेरे द्वारा पे किया जाएगा उसका बर्डन भी मेरे ऊपर ही है, और हर इंसान क्या करना चाहता है, कम पे करना चाहता है। तो टैक्स इवेजन की चांसेस ज्यादा है यदि पर्सन लालची हुआ, बेईमान हुआ तो। इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। पॉइंट नंबर 2, अनइकोनॉमिकली। अनइकोनॉमिकली इसलिए क्योंकि हर पर्सन एक जैसा नहीं कमाता, और मेजोरिटी वो होती है जो मिडिल क्लास होती है, क्योंकि जो अमीर कैटेगरीज है वो तो लिमिटेड है। मतलब इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी अब 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ बहुत सारी कंपनीज है। फिर भी यदि आप देखोगे तो जो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से बात करोगे, 150 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से बात करोगे तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो लोअर मिडिल क्लास इसी कैटेगरी में आई, मतलब जिनकी इनकम लिमिटेड है। किसी 15,000 का टैक्स बनता है, किसी 5,000 का टैक्स बनता है, किसी 2,000 का टैक्स बनता है, किसी 25,000 का टैक्स बनता है। तो अब सिंपल सा पॉइंट आता है कि नाउ गवर्नमेंट 3,000 का टैक्स अब रिकवर करने के लिए उसको नोटिस देगी, है तुमने 3,000 का टैक्स ही दिया, तुमने 4,000 का टैक्स ही दिया। तो ये कलेक्शन इकोनॉमिकली अनइकोनॉमिकल नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आपको पता है कलेक्शन की कॉस्ट होती है। क्या कॉस्ट होती है बेटा, प्रॉपर ऑफिसर की डायरेक्टली सैलरी। ये जो भी आपका इनकम टैक्स ऑफिसर है वो सैलरी लेता है लाखों रुपए की। तो भैया जब वो सैलरी लेते हैं और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट, बिल्डिंग की कॉस्ट, और देयर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, कॉस्ट तो लगती है। तो ऐसे में नंबर ऑफ पर्सन है, हर बंदा कुछ लिमिटेड अमाउंट ही कमाता है। तो किसी को 5,000 का टैक्स देना है, किसी को 10,000 का टैक्स देना है, तो एक ही बंदे से 10-10, 2-2 हजार के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहां पे कलेक्शंस क्या होता है, अनइकोनॉमिकल होता है। क्या होता है, अनइकोनॉमिकल। एक्सपेंसेस ऑफ कलेक्शंस आर हायर, एक्सपेंसेस ऑफ कलेक्शन आर हायर इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। मतलब गवर्नमेंट चाहती भी है कि आने वाले टाइम में इनडायरेक्ट टैक्सेस पर ज्यादा फोकस किया जाए, डायरेक्ट टैक्सेस पे कम फोकस किया जाए। और डायरेक्ट टैक्सेस पे कम फोकस करने का रीजन यही होता है कि कलेक्शन बहुत डिफिकल्ट है। एक एक बंदे पे आपको ध्यान लगाना पड़ता है कि वो कितना कमा रहा है, क्या कमा रहा है, क्या कर रहा है। तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यदि आपकी इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ है तो मान लो 50% लोग भी और 70% लोग भी यदि फॉर एग्जांपल कमाते हैं तो इतने सारे एसएससी को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप इतने सारे लोगों को मैनेज करने के लिए 50 या 100 या 150 इनकम टैक्स ऑफिसर थोड़ी चाहिए होंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है? तो कितना सारा डिपार्टमेंट आपको चाहिए होंगे, कितना ऑफिसर चाहिए होगा, उनकी सैलरी, उनकी कॉस्ट,
तो कलेक्शन इज डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसिव, कि फालतू की कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है कलेक्शन लेने में, और जितना की कलेक्शन होता नहीं है, क्योंकि कलेक्शन वाले लोग तो लिमिटेड है, जिनसे आता है करोड़ों का अमाउंट, वो तो बात ही अलग है। मतलब जो इंडिया के अंदर 10 करोड़ से ऊपर का टैक्स पे करते हैं वो बहुत लिमिटेड लोग हैं, वो होंगे 1000 लोग, या 2000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख पूरे इंडिया के अंदर एक लिमिटेड क्राउड है। मैक्सिमम क्राउड का जो टैक्स बनता है वो नॉमिनल बनता है सबका है, सब कमाते हैं। तो जो भी टैक्सेस जो पे किया जाता है, तो पे करने वाले जो असेसी है, जो पर्सन है, वो बहुत ज्यादा है, और जब बहुत ज्यादा है तो कलेक्शन की कॉस्ट क्या होती है बेटा, हाई होती है। इसलिए बोला गया है दैट इज अनइकोनॉमिकली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट इज अ वाइड स्प्रेड स्टाफ फॉर कलेक्शन, क्योंकि आपको स्टाफ ज्यादा चाहिए, टीम ज्यादा चाहिए। तो जब टीम ज्यादा चाहिए तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस भी आपके ज्यादा होंगे, सैलरी भी ज्यादा पे की जाएगी, तो कलेक्शन क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया, इसलिए अनइकोनॉमिकल है। क्या अनइकोनॉमिकल है, डायरेक्ट टैक्स। क्लियर। थर्ड, लिटिल इंसेंटिव टू वर्क एंड सेव। मतलब एक इंसान को लगता है कि भैया मैं मेहनत करके कमा रहा हूं, गवर्नमेंट डायरेक्टली जो भी टैक्स का रेट है, अभी मैं बता नहीं रहा हूं क्योंकि अपना दूसरा दिन ही है इनकम टैक्स का, तो गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल 30% ले गई। कितना ले गई, यानी मैंने 1 लाख कमाया और 30% तो गवर्नमेंट ले गई, किसमें, टैक्स के फॉर्म में, तो बचा कितना, मैं कमा किसके लिए आऊं, गवर्नमेंट के लिए। किसके लिए कमा रहा हूं, किसके लिए कमा रहा हूं, कमाते मैं खुद के लिए रहा हूं, लेकिन पता चले कि जो मैं कमाए जा रहा हूं 30% तो गवर्नमेंट ले जाती है। पागल हूं, दिन रात मेहनत करता हूं मैं, मुझे खाना खाने की फुर्सत नहीं, क्योंकि जो मेहनत करते हैं, जो करोड़ कमाते हो ऐसे कमाते भैया। घर के फैमिली फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते क्योंकि ऑफिस में काम है। तो पागलों की तरह मेहनत किए जा रहे हैं और गवर्नमेंट को दे रहे 30%, और गवर्नमेंट क्या करती है, गपलीबाजी। ये 2008-2009 के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर कोयला घोटाला, वो घोटाला, घोटालों के अलावा न्यूज़पेपर में कुछ आता ही नहीं था। तो मेरे को लगता था क्यों पे करते हो टैक्स, यार गवर्नमेंट के लिए, उन चोरों के लिए। बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाहता, दो बातें। नंबर 1, टैक्स इवेजन का रीजन कि हम पे करेंगे, गवर्नमेंट उड़ा देगी, किसमें, अपने आसपास के लोगों के अंदर, और ऊपर से आपको पता होगा काम के अंदर घपलेबाजी होती है। 10 रुपए का काम करते हैं, दिखाते 1000 रुपए का है, भैया हम तो मेहनत करके टैक्स पे करें, हम तो मेहनत करके टैक्स पे करें, और वो 4-5 लोग जिनको हमने ही चूज किया है वंस अपॉन ए टाइम, और वो क्या करे, सब उड़ाते। तो में से किसी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो अच्छे लोग होते, बेकार नहीं होते, लेकिन 90% तो करप्टेड है। क्या कहना चाह, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। वो बनते इसलिए कि बाद में सब उड़ा देंगे, तो भैया मैं टैक्स पे करूं तुम्हारे उड़ाने के लिए, पागल। तो ये तो टैक्स इवेजन का बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जीएसटी आपके हाथ में नहीं होता, जीएसटी सप्लायर के हाथ में होता है। और यहां पे इनकम टैक्स में खुद पे कर रहा हूं, मेरी इनकम मैं टैक्स पे कर रहा हूं, किसके लिए, ऑब्वियसली घोटालों के लिए, बिल्कुल ही नहीं पे करूंगा टैक्स इवेजन। और यदि आपको याद हो 2018-2019, क्योंकि मोदी का स्टाइल है, मोदी अवेयरनेस पे बहुत बिलीव करता है, तो मोदी जी ने भी और बहुत सारे मिनिस्टर से भी बोला था कि लोग टैक्स को चोरी नहीं मानते, इनकम टैक्स से चोरी को चोरी मानते ही नहीं। ये बहुत लोग हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई टैक्स हम पे कर रहे हैं और फिर आगे क्या होता है, घपलेबाजी होती है। तो भैया किसके लिए पे किया जा रहा है, घपलेबाजी करने के लिए। तो उन्होंने थोड़ा काम किया अवेयरनेस के लिए, जो भी होगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा, ये डेवलप्ड होगा, मेन मोटिव तो वही था, उसकी अवेयरनेस लाई जाएगी। आपने बहुत न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा भी होगा, प्लीज आप टैक्स पे करो, टैक्स पे करके आप देश के अंदर अपना योगदान दे रहे हो। ऐसा भी आपने न्यूज़पेपर के अंदर कभी पढ़ा हो कि एडवांस टैक्स पे करके आप भी एक देश के लिए अच्छे नागरिक बनने का ट्राई करो, क्योंकि मोटिवेट किया जाता है। क्या कहना चाहूं, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो पहला पॉइंट, डायरेक्ट टैक्स है जो डीमेरिट है, वो है नंबर 1 इवेजन, नंबर 2 इज अनइकोनॉमिकल, नंबर 3 इज अ लिटिल इंसेंटिव टू वर्क एंड सेव, क्योंकि भैया मैं खुद कमा रहा हूं और कमा के और बचा के उसमें से आप टैक्स ले जाते हो, क्यों बचता क्या है। तो ये लिटिल इंसेंटिव इन द टर्म्स ऑफ कि आपका टैक्स बहुत ज्यादा पे हो जाता है, तो आपके बचता बहुत कम है। आपको लगता है कि फायदा क्या है कमाने का, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स ले जाती है। नॉट सुटेबल फॉर ए पुअर कंट्री,
क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, इसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर तरीके से टैक्स ले रही है, और जरूरी भी है। यदि वो 100% यूटिलाइज हो रहा है, मैंने कहीं भी कल भी बोला था, जितना टैक्स कलेक्शन आ रहा है यदि वो 100% यदि मतलब पब्लिक के लिए इन्वेस्टेड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलप्ड हो, तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बहुत अच्छा होगा, और क्योंकि दैट इज नीडेड। ये गपलेबाजी टॉप लेवल पे ना हो, जो भी फंड कलेक्ट किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। लेकिन यस, आने वाले वक्त में गवर्नमेंट ने अभी 12 लाख का इनकम टैक्स भी किया, तो गवर्नमेंट की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। ये इसी इंटेंशन से हुआ है। 12 लाख रुपए शायद किसी ने सुना भी होगा 2025 के अंदर जब बजट आया था, अब तो 2026 का बजट है, तो कुछ बच्चों के दिमाग में भी आ रहा होगा सर जो 1 फरवरी को बजट आएगा क्या हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। हमारे ऊपर जो एप्लीकेबल होगा जो 2025 1 फरवरी 2025 को जो बजट आया था, जब आपने भी रील्स के अंदर सुना होगा 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, वही आपके ऊपर एप्लीकेबल। और ये गवर्नमेंट ने डायरेक्टली 12 लाख कैसे कर दिया 7 लाख से? क्योंकि गवर्नमेंट को इनकम टैक्स क्या करना है, बहुत सिंपल करना है, नंबर ऑफ टैक्सेस कम करना है। अभी टैक्सेस की जरूरत है, लेकिन इनकम टैक्सेस सिंप्लीफाइड करना है, और जरूरत भी है, क्योंकि द रीजन बिहाइंड इट, आप बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जाओगे तो इनकम टैक्स लगता ही नहीं। आप जीएसटी लगाओ ना कुछ लिमिटेड लोगों के ऊपर, क्योंकि टैक्स कलेक्शन का कॉस्ट ज्यादा होता है इनकम टैक्स के अंदर, और क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर आपके 8% के ऊपर नजर रखनी पड़ती है। और जबकि आपको जीएसटी के अंदर, जीएसटी सबका पड़ा हुआ है, बार बार बोल रहा हूं, जीएसटी के अंदर सिर्फ कुछ लिमिटेड जो सप्लायर्स है, क्या है बेटा, और आपको पता है सप्लायर को मोटा होना पड़ता है। सप्लायर को मोटा क्यों होना पड़ता है? वैसे मोटा नहीं होना पड़ता, सप्लायर को मोटा होना पड़ता है क्योंकि आजकल आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, लार्ज स्केल बिजनेस वही चलेगा जो ज्यादा टर्नओवर करेगा। आजकल बिजनेस मार्जिन के नहीं रहे। एक जमाना था जहां मार्जिन हुआ करता था, आजकल मार्जिन नहीं होता। आजकल बिजनेस का एक रूल हो गया, क्या रूल हो गया? टर्नओवर। जितना ज्यादा माल बेच सकते हो बेचो, आपकी अर्निंग होगी, आपका प्रॉफिट होगा। जितना ज्यादा टर्नओवर करना है, जितना मार्केट शेयर आपको बढ़ाना है, तो मार्केट शेयर में मार्केट कैप्चरिंग के अंदर गेम हो गया। कहां पे गेम हो गया? मार्केट कैप्चरिंग में, मार्केट शेयर के अंदर। तो जब टर्नओवर, तो टर्नओवर किस में जाएगा बेटा? करोड़ में। कितने में जाएगा? तो करोड़ में जाएगा। तो आप जीएसटी देख लो, यदि एक छोटा डीलर भी बोलता है मैं 1 करोड़ का तो माल ऐसे ही बेच देता हूं, भैया 1 करोड़ के ऊपर कितना जीएसटी बनता है? 18 लाख। और 1 करोड़ तो बहुत नॉर्मल सी बात होगी आज के जमाने में। 1 करोड़ के ऊपर मोटा मोटा भी आप करोड़ तो 18 लाख रुपए का आपका जीएसटी बन गया। तो भैया छोटे से छोटा सप्लायर भी क्या बोलेगा? 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख का टैक्स देता है। वही इनकम टैक्स 2-2 हजार का ही बनता है लोग। अब 2-2 हजार के लिए भी डिपार्टमेंट को देखना पड़ता है, इसको रिटर्न देखनी पड़ती है। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं प्रैक्टिकली क्या कहना चाह रहा हूं। तो नॉट सुटेबल फॉर ए पुअर कंट्री, क्योंकि पुअर कंट्रीज के अंदर क्या होगा, जो गरीब कंट्रीज है वहां पे कमाने वाले लोगों की इनकम कम होगी, तो आपको टैक्स कलेक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, हर बंदे के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। और जबकि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ज्यादा फोकस करोगे तो आपका फायदा क्या होगा कि आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस लिया, और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आपको हर पर्सन के ऊपर नजर नहीं रखनी होती। इनडायरेक्ट टैक्सेस में तुम तो एग्जेम्प्ट हो गए, तुम सब तो एग्जेम्प्ट हो गए। सैलरी जो जॉब करते हैं वो भी एग्जेम्प्ट हो गए, क्योंकि उनको जीएसटी नहीं पे करना पड़ता। जीएसटी सिर्फ किसको पे करना होता है? सप्लायर। किसको पे करना होता है? तो कलेक्शन इजी होता है, कलेक्शन इजी होता है। तो डीमेरिट ऑफ डायरेक्ट टैक्स अंदर पॉइंट नंबर 4 क्या हो गया? नॉट सुटेबल फॉर पुअर कंट्री। एंड लास्ट पॉइंट आर्बिट्रेरी। इन्होंने आर्बिट्रेरी जो वर्ड यूज किया वो इन द सेंस यूज किया है कि भैया कोई लॉजिक है क्या कि आप कितना टैक्स लगा रहे? एग्जांपल देता हूं। गवर्नमेंट ये कहती है, एग्जांपल के लिए सेलिब्रेट बहुत सारी अलग अलग सेलिब्रेट है। एक जो पुरानी ओल्ड टैक्स रेट है उसके हिसाब से बताता हूं, 10 लाख रुपए से ऊपर 30% टैक्स लगता है। कितना? 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगता है। ये टैक्स रेट प्रॉपर्ली याद कराऊंगा, अभी किसी को सिर्फ सुनना है। कितना लगता है बेटा? तो 10 लाख से ऊपर अमीर हो जाते हो आप। हेलो, क्या 10 लाख से ऊपर आप अमीर हो गए? सर कितनी महंगाई है। आप मार्केट में जाके देखो सर, कितनी प्राइसेस इंक्रीज हो चुकी है। यदि कोई बंदा 6-7 लाख रुपए यदि कमा रहा है तो सर कुछ होता ही नहीं है। हम दो हमारे दो, सर खर्चा कैसे निकलेगा? बच्चों की स्कूल एजुकेशन फीस 1 लाख रुपीस। अच्छे स्कूल में तो एडमिशन कराना ही पड़ेगा ना, वेरी एक्सपेंसिव। तो जैसे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे एक्सपेंसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो आपने जो भी लॉजिक लगा रखा होगा टैक्स रेट का,
तो वो 100% लॉजिकल थोड़ी होगा, तो गवर्नमेंट के अपने इंटेंशन है। और तभी तो गवर्नमेंट क्या करती थी, हर 3-4 साल के अंदर टैक्स रेट बदलती रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि लोगों की इनकम चेंज हो गई। तो फिर भी बहुत लोगों का ओपिनियन है कि आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी है इन द वे कि आपने फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए से ऊपर 30% लगा दिया, तो एक चीज बताओ, 10 लाख रुपए से ऊपर 30% सब होगी। तो यदि कोई बंदा 10 करोड़ कमाए तब भी 10 लाख के ऊपर 30%, और यदि आप 1 लाख से ऊपर 10 लाख से ऊपर कमाओ तब भी 30%। तो भैया जो बहुत ज्यादा अमीर है तो अमीर होते जा रहे, कि सबके ऊपर बराबरी तो लग रहा है, अंतर थोड़ी लग रहा है। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लॉजिकल और साइंटिफिक प्रिंसिपल टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ प्रोग्रेशन, क्योंकि आपने बोला प्रोग्रेशन है, ये तो अपन ने बोला था प्रोग्रेशन मतलब सेलिब्रेट है, लेकिन एक लिमिट से ऊपर सबके लिए सेलिब्रेट एक ही है। मीन जो बंदा 25 लाख रुपए कमा रहा हो या 25,000 करोड़ कमा रहा हो, सेम सेलिब्रेट। क्या लॉजिकल है बेटा? मैं 25 लाख रुपए कमाता हूं और 25,000 करोड़, दोनों एक ही कैटेगरी वाले लोग हैं। दिस इज नॉट प्रोग्रेसिव, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, 100% साइंटिफिक नहीं है। जो बंदे 25,000 करोड़ कमा रहे हैं, 2,000 करोड़ कमा रहे हैं, 1,000 करोड़ कमा रहे हैं, और जो बंदा 20 लाख रुपए साल का कमा रहा है, तो भैया दोनों के ऊपर टैक्स रेट तो एक ही है ना, तो ये क्या प्रोग्रेशन हुआ? आई थिंक मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आ गई होगी बात। नाउ वी कम टू द इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस का पहले अपन मेरिट की बात करेंगे, एडवांटेज की बात करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल कल मैंने क्लास के अंदर बताया था, ऑलरेडी हमें पता भी है, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। तो जीएसटी को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के। पॉइंट नंबर 1 दैट इज हाई रेवेन्यू प्रोडक्शन। क्या दिया हुआ है? हाई रेवेन्यू प्रोडक्शन। हाई रेवेन्यू प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? ये तो धीरे धीरे आपको पता है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रोइंग कर रही है, इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो क्या होगा? रेवेन्यू आपका इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि भैया 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। कितने करोड़ की पॉपुलेशन है? और इंडिया बोलते भी है पुअर कंट्री है, लेकिन सबसे बेस्ट कंट्री है। इंडिया नंबर 1 इजिली बन सकता है, और चाइना का भी यही रीजन है। सबसे बड़ी जो एडवांटेज है इंडिया की वो है कंजप्शन। 150 करोड़ जिस प्रोडक्ट को कंज्यूम करे भैया, आपको कमाने का आपको टेंशन क्या है? तभी तो बोलते हैं इंडिया को किस में आना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहिए। यदि आप 100% इंडिया पे, यदि 100% यदि इंडिया का माल इंडिया में बिके तो कोई गरीब ना हो। आप इतने सारे मोबाइल परचेज करते हो, कौन सी कंपनी के? चाइनीज, सब चाइनीज है। और इस सारे के सारे मोबाइल यदि आपके इंडिया में बनना स्टार्ट हो जाए तो आप इमेजिन करो कितना प्रोडक्शन इंक्रीज होगा इंडिया का, और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और कितना रिवेन्यू जनरेट होगा। वो एक अलग बात। तो सिंपल, तो जितनी भी पुअर कंट्रीज होती है, और मेनली इंडिया के केस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कंजप्शन तो होगा ही। चाहे बाहर से माल आए, जीएसटी तो मिलेगा ही। बाहर से माल आएगा तो भी इंडिया में बिकेगा, और इंडिया का माल होगा तब भी इंडिया में बिकेगा। तो इसका मतलब इंडिया में जो भी माल बिकता है उसके ऊपर क्या लगता है? जल्दी बताओ, जीएसटी। तो सिंपल सा पॉइंट आता है, जीएसटी मिलेगा, अच्छी बात। तो ये एक बहुत बड़ा मेरिट है कि हमारा रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि नेचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इंपोजिशन इन दी कमोडिटीज एंड सर्विसेज। ये सबको ऑलरेडी पता है कि जो भी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। Here, the indirect taxes cover a large number of essential goods and luxury goods which are consumed by the mass, both rich and the poor people, that help in collecting the larger revenue. क्योंकि हर पर्सन क्या कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर। गरीब भी कपड़े तो पहनता है, गरीब भी रेजिडेंशियल परचेज करेगा, खाना खाएगा, ऑब्वियसली आपको सर्विसेज भी कंज्यूम करनी है, आपको प्रोडक्ट भी कंज्यूम करना है। तो इसका मतलब कंजप्शन तो होगा, और कंजप्शन होगा मतलब सेल्स होगी, सेल्स होगी मतलब जीएसटी लगेगा, और जीएसटी लगेगा इसका मतलब रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा। और यही रीजन है कि अभी लास्ट 3 इयर्स का डेटा यदि आप उठा के देखोगे तो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ता जा रहा है गवर्नमेंट, और इसी वजह से गवर्नमेंट ने जीएसटी का रेट भी कम कर दिया कि बर्डन ना बढ़े। क्योंकि रीजन बिहाइंड दैट, हम चाहते हैं कि जीएसटी का रेट रीजनेबल हो लेकिन कलेक्शन 100% हो।
बिजनेस डेवलप्ड हो। क्या डेवलप्ड हो? और जीएसटी के फायदा क्या होता है, कुछ लिमिटेड लोगों को ही टैक्स पे करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट को 100% टैक्स मिल जाता है। और जब इतना सारा सेल्स होगा, टर्नओवर होगा, 150 करोड़ की पॉपुलेशन होगी, तो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि कंजप्शन तो हो ही रहा है। क्या कह रहा है, चारों बात समझ में आ रही है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियसली लोग एक नया हो रहे, आजकल कंजप्शन बढ़ गया। एक जमाना था पहले लोग कंज्यूम नहीं करते थे। कौन सा जमाना? आज से 15 साल पहले लोग कंज्यूम नहीं करते थे। आजकल क्या जमाना है? कल किसने देखा? जो कमाया है पूरा। आजकल आप शादी ब्याह में जाते होंगे और शादी एक अलग होती है। वाह, क्या पहले लोग गरीब हुआ करते थे? आजकल कुछ ज्यादा अमीर हो गए ना। पहले भी जो अमीर थे वो ऐसे अमीर हुआ करते थे, लेकिन बोलते थे शादी ब्याह में क्या करना है, खर्च कर। आजकल इंसान को लगता है कि जितनी मेरी औकात है वो पूरी की पूरी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से पूरा शादी में लगा, क्योंकि लोगों को पता है जब से कोविड आया ना, उसके बाद तो लोगों की थिंकिंग चेंज हो गई। किसके लिए छोड़ना है? बच्चों के लिए। किसके लिए छोड़ना है? किसी और के लिए ना। हो रहा तो सब कुछ खत्म। तो कंजप्शन बढ़ा, इसका मतलब सेल्स बढ़ी, टर्नओवर इंक्रीज हुआ, और जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी उतना ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन बढ़ेगा। इसका मतलब यह कि जीएसटी की रेवेन्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो दैट इज द मेरिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। नंबर 2, नो इवेजन। इवेजन तो यहां भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स के मुकाबले कम है। समझो, ये प्यारी बच्ची है, इसे 2000 रुपए टैक्स का इवेजन करना है, 2000 है, चुरा लिया। अब 2000 के लिए मैं कितनी मेहनत करूं? अब फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का 25 लाख का टैक्स बनता है, किसी का 40 लाख का टैक्स बनता है, तो भैया वो लोग, और जनरली ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इंडायरेक्ट टैक्सेस में, बोलता है इंसान बोलता है भैया बिजनेस पर फोकस करूंगा, गवर्नमेंट छापा मारेगी, नाम बदनाम होगा, नेगेटिव होगा, और वैसे भी कौन सा मुझे अपनी जेब से पे करना है। तो जैसे ही बंदा थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होता है, वो कभी इवेजन में बिलीव ही नहीं करता। आप किसी भी फॉर्म में जाओगे, वो डायरेक्टली बिल बनाएंगे, बोलेंगे जीएसटी, बोलते हमें कुछ मतलब नहीं है, 5% जीएसटी, 18% जीएसटी, 12% जीएसटी, हमें 100% काम करना है, क्योंकि वी आर वेल मैनेज्ड, लफड़े में आने ही नहीं। क्या कहना चाह रहा बात समझो। और वैसे भी जीएसटी आप किससे लेते हो? बाहर से लिया, गवर्नमेंट को पे कर दिया। जैसे डी मार्ट है, तो डी मार्ट पे आप जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे 100% जीएसटी लगेगा ही लगेगा, और वहां पे जाके बोलते भी नहीं भैया जीएसटी मत लो। क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो नो इवेजन। नो इवेजन का मतलब लेस चांसेस ऑफ इवेजन, क्योंकि जो पर्सन टैक्सेस पे करते हैं वो वेल मैनेज्ड सप्लायर्स होते हैं, और उन सप्लायर्स को आगे टारगेट भी होता है। आपको पता है आजकल एक नया कंसेप्ट चल रहा है, आईपीओ। हर बंदे को देखो, मुझे आईपीओ लेके आना, मुझे आईपीओ लेके आना, आईपीओ लेके आना, आईपीओ 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 हो गया। मतलब हर बिजनेसमैन का सपना होता है कि 4-5 साल के अंदर बिजनेस सेटअप करो, मार्केट से पैसा लेके आओ और जल्दी से आईपीओ लेके आ जाओ। मतलब आईपीओ बहुत ट्रेंड में, और जो बंदे आईपीओ के सपने देखते हैं, आपको लगता है वो बंदे जीएसटी का टैक्स इवेजन करेंगे? वो तो प्रॉपर टर्नओवर दिखाते हैं, क्योंकि उनको अपना टर्नओवर दिखाना है, मार्केट में दिखाना है, भैया हम छोटे प्लेयर्स नहीं है, 25 करोड़ का माल बेचते हैं, हम 100 करोड़ का माल बेचते हैं। क्योंकि द रीजन बिहाइंड इट, सप्लायर जितना ज्यादा माल बिकता है उसकी गुडविल बढ़ती है मार्केट। बैंक से इजीली लोन मिलता है, क्योंकि जब लोन लेने जाओगे तो आप बोलोगे बैंक को कि भैया कितने का करोड़ का माल बेचा? 1000 करोड़ का माल बेचा, बड़े सप्लायर से, तो बैंक इजीली लोन देता है। आप इजीली ब्रांचेस सेटअप कर सकते हो, मार्केट से पैसा रेज कर सकते हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रही है बात? और वैसे भी जीएसटी आपको अपनी जेब से थोड़ी पे करना है, जीएसटी आपको क्या करना है? बाहर से लेना है, गवर्नमेंट को पे करना है। इसलिए बोला जाता है नो इवेजन। और कन्वीनियंट। कन्वीनियंट क्यों? इनडायरेक्ट टैक्सेस आर स्मॉल अमाउंट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर हिडन इन दी प्राइसेस। आप तुम बोलोगे सर आप तो बोले थे बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ये स्मॉल है। स्मॉल ही तो है। अब स्मॉल और बिग की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। मैं पूरे महीने का पे करता हूं तो वो बड़ा हो जाता है। लेकिन बात समझो बेटा, मैं 10 रुपए का तुम्हें पेंसिल बेचा, तो 10 रुपए पे 1 रुपए तो जीएसटी है। समझ में आया कि नहीं आया? स्मॉल है बिग है? आज आपने 2000 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो 2000 रुपए के ऊपर आपने 2000 का कोई कपड़ा खरीदा, 5% का जीएसटी लगाया, तो 2000 पे 5% का जीएसटी कितना होता है? 100 रुपए। तो स्मॉल अमाउंट ही तो है। आप यदि टर्नओवर वाइज यदि देखोगे तो आपका एक टर्नओवर पे जो आपका अमाउंट आएगा, 100 रुपए, कोई 500 रुपए, कोई 1000 रुपए, और
लमसम में जो महीने का अमाउंट है वो एक अलग बात हो जाता है, और इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स आपको पूरी ईयर का भी नहीं पे करना होता है। इनडायरेक्ट टैक्स आपको क्या करना होता है, मंथली या क्वार्टरली पे करना होता है। क्या क्या चाह रहा हूं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर द स्मॉल अमाउंट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर हिडन। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, हिडन इन दी प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि बर्डन आप बियर नहीं करते हो। जो माल आप बेच रहे हो, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, उन्हीं के अंदर क्या छुपा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस छुपा हुआ है, जो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो ये कन्वीनियंट होता है। क्या होता है, बर्डन ऑफ दी टैक्सेस इज नॉट फेल्ट वेरी मच बाय द टैक्स पेयर्स। तुम सब भी इनडायरेक्टली हो, तो तुम्हें कभी बर्डन फील हुआ, तुम्हें लगता है सर हमारी फीस इतनी है। और दूसरी बात, जो सप्लायर्स होते हैं वो भी बाहर से कलेक्ट कर लेते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो उनको भी ज्यादा फील होता ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूचर के अंदर यदि आपने कोई सर्विसेज यदि प्रोवाइड की, आपने बोला कि मैं 1000 रुपए सर्विसेज के लूंगा, 18% का जीएसटी, 18% जीएसटी कंपनी ने पे कर दिया, तो क्या आपकी पॉकेट से क्या, आपको तो 1000 रुपए लेने थे, आपको 1000 रुपए मिल गए। तो बहुत बार टैक्स पेयर को बर्डन फील होता ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मुझे बाहर से लेने का है और गवर्नमेंट को पे करने का है। तो ये कन्वीनियंट होता है, टैक्स डिविजन के चांसेस कम होती है। इकोनॉमी, तुम बताओगी बेटा इकोनॉमिकल कैसे ये, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो कलेक्शन किया जाता है बहुत लिमिटेड लोगों से किया जाता है, पूरी इंडियन पॉपुलेशन से नहीं होगा। क्योंकि इंडिया के अंदर जो सप्लायर्स हैं जिनको जीएसटी पे करना है वो तो बहुत लिमिटेड है, सब सप्लायर थोड़ी है। आज आपकी 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो क्या सब सप्लाई करते, सब माल बेचते? तो माल बेचने वाले और सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले वो तो बहुत लिमिटेड लोग हैं। तो भैया इतने लिमिटेड लोगों से ही आपको कलेक्शंस करना है, तो आपका जो स्टाफ होता है जीएसटी का, वो इनकम टैक्स के मुकाबले क्या होता है, कम होता है। तो आपका कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन की कॉस्ट कम होती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इकोनॉमिकल इन कलेक्शंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ कलेक्शन आर वेरी लो। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? वाइड कवरेज, वाइड कवरेज, वाइड कवरेज कैसे हुआ, हमने सारे गुड्स के ऊपर जीएसटी लगा दिया, और जब सारे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगा हुआ, इसका मतलब ये कि आप कुछ भी कंज्यूम करोगे तो जीएसटी लगी। आप कपड़े खरीदो, जूते खरीदो, खाना खाओ, ये करो वो करो, कुछ भी करो, आपको ये मतलब यदि आपको सुबह उठना है तो मंजन करना है तो मंजन के ऊपर जीएसटी लग गया, खाना खाया तो खाना खाने के ऊपर जीएसटी लग गया, शॉपिंग की तो शॉपिंग के ऊपर जीएसटी लग गया, कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए पढ़ने के लिए तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर जीएसटी लग गया। क्या कवर नहीं है? यदि आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज यदि आप कंज्यूम करते हो तो कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट को छोड़ दो, बाकी सारे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है। आपको याद भी आ रहा होगा सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, तो जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाईज ऑफ एवरी गुड्स एंड सर्विसेज। याद है कि नहीं है? कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? दिस इज द वाइड कवरेज एंड लास्ट वन इज द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी यहां पे अलग वे में यूज किया गया है। गवर्नमेंट जो जीएसटी लगाती है वो गुड्स के ऊपर लगाती है और सर्विसेज के ऊपर लगाती है, एंड गुड्स एंड सर्विसेज की बहुत सारी रेंज है, और रेंज होने की वजह से इन्होंने क्या कर रखा है, रेट ऑफ जीएसटी किसी के ऊपर 5% लगा रखा है, किसी के ऊपर 18% जीएसटी लगा रखा है, तो अलग अलग रेट ऑफ जीएसटी लगा रखा है। क्या कर रखा है, कई जगह 0% कर रखा है, कई जगह 12% कर रखा है, कई जगह 18% कर रखा है। तो रेट ऑफ जीएसटी क्या है, अलग अलग। रेट ऑफ जीएसटी क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब इलास्टिसिटी का मतलब ये हुआ कि जिन प्रोडक्ट के ऊपर आप बेनिफिट देना चाहते हो तो उनके ऊपर आपने 0% कर दिया, किसी के ऊपर 5% कर दिया। जो फॉर एग्जांपल लग्जरी वाले प्रोडक्ट्स हैं तो उनके ऊपर आपने 28% जीएसटी लगा दिया, किसी के ऊपर आपने 18% जीएसटी लगा दिया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की इंपॉर्टेंस के आधार पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जीएसटी का रेट अलग कर सकती है। तो ये गवर्नमेंट के लिए इलास्टिसिटी। समझ में आ गई बात? नाउ जो अपन ने इनकम टैक्स की जो मेरिट पढ़ी थी ना बेटा, क्या बोला मैंने, इनकम टैक्स की जो मेरिट थी, मेरिट वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए क्या बन जाएगी, डीमेरिट। तो डीमेरिट्स ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज अ डिसएडवांटेजेस। Demerits of indirect taxes, disadvantages of the indirect taxes. Number 1, regressive in effect. अब मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, इतनी देर से समझा ही रहा हूं बेटा, हीरा प्यारी बच्ची राइट हैंड साइड। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, रिग्रेसिव कैसे? मैंने बताया था इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है। तो बेटा तुम बताओ प्यारी बच्ची,
ये जो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस है जीएसटी है, रिग्रेसिव इन नेचर कैसे? बेटा पढ़ के मत बताओ, जितनी मैंने बातें की उसके अलावा बताओ। तुम बताओ बेटा, पीछे वाली बच्ची राइट हैंड साइड पे तेज बोलना बेटा। फिर तुम बताओ, ये जो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस है रिग्रेसिव कैसे? सिंपल सी बात है, आप समझो। क्लास में कोई बच्चा है बहुत गरीब है, मान फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल वीक है, तो भी जीएसटी कितना पे किया उसने? 8,000। बहुत अमीर है, क्या है? बहुत अमीर है, अरबपति है, तो भी कितना जीएसटी पे किया? तो भैया प्रोग्रेसिव है रिग्रेसिव? आपकी इनकम, आपकी अर्निंग से जीएसटी का कोई कनेक्शन है? मतलब यदि आप जैसे फॉर एग्जांपल अंबानी के बेटे ने कोई रजिस्टर परचेज किया, तो उस रजिस्टर के ऊपर अपन क्या करेंगे? 200% जीएसटी लगा देंगे। अंबानी है ना, क्या बात कर रहे? अंबानी का बेटा या अपन कोई भी रजिस्टर परचेज करे तो रजिस्टर के ऊपर 4 रुपए का जीएसटी लगता है, 4 रुपए का ही जीएसटी लगेगा। अब ये नहीं है अंबानी ने खरीदा, अब अंबानी ने खरीदा हो या किसी गरीब फटीचर ने खरीदा, उससे क्या फर्क पड़ता है? जबकि अंबानी को इनकम टैक्स सारा पे करना पड़ता है क्योंकि वो करोड़ों कमाता है। हमें तुम में से बहुत लोगों को इनकम टैक्स देना ही नहीं पड़ता, देना पड़ता है तो बहुत नॉमिनल देना पड़ता है। क्या करा? चलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हेलो, समझ में आया एवरीवन? तो इन दैट सेंस ये क्या है? रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब ये हुआ कि गुड्स एंड सर्विसेज का गरीबी अमीरी से कोई कनेक्शन नहीं, सबको सेम जीएसटी पे करना पड़ता है, सेम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करना पड़ता है। देयर इज नो डिफरेंसेस बिटवीन द रिच एंड द पुअर, तो सबको इक्वल बर्डन बियर करना पड़ता है। इसलिए ये जो भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स का जो नेचर है वो क्या है? रिग्रेसिव इन इफेक्ट। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? पॉइंट नंबर 2, अनसर्टेनिटी इन कलेक्शन। अनसर्टेनिटी इन कलेक्शन, अभी शायद तुमने न्यूज पेपर के अंदर पढ़ा होगा, दिसंबर 2025 के अंदर जयपुर के अंदर ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ गए थे। 25 दिसंबर 24 दिसंबर से लेकर 3-4 जनवरी तक यदि आपने कभी किसी टैक्सी वाले से बात की हो, बोलते बहुत बढ़ने बिल्कुल फुर्सत नहीं, बहुत टूरिस्ट आए। अब इतने सारे टूरिस्ट आए तो कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेंगे, तो कंजम्पशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पता है? जैसे फॉर एग्जांपल 2025 के अंदर टूरिस्ट बहुत ज्यादा आए और 2026 के अंदर लोगों को लगा नहीं आना इंडिया और नहीं आए। कैसा हो सकता है? पता थोड़ी है भैया, लोग शादी में कितना पैसा खर्च करेंगे। 2025 के अंदर शादियां हो रही है वो उन शौकीन लोगों की हो रही है जिनको शादी में पैसा खर्च करना पसंद हो सकता है। 2026 में उन लोगों की शादियां जो पैसा खर्च ही नहीं करे, शादी में ना करना। ये कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है, शादी में पैसा क्यों खर्च करना, इससे बढ़िया कोर्ट मैरिज करो, कोर्ट मैरिज करो और पैसा खुद पे ऊपर उड़ाओ, खुद जाओ ना इराक और ईरान या अमेरिका या स्विट्जरलैंड। जयपुर वाले को नहीं समझ में आता, लेकिन आप जैसे मैं बेंगलोर वालों से बात करता हूं, मैं आउटर के अंदर ही बात करता हूं, एमपी वालों से ही बात करता हूं, तो उनको पैसा उड़ाने की आदत नहीं। जयपुर वालों को तो बहुत ज्यादा है, उनकी होगी औकात 25,000 की 35,000 खर्च करेंगे क्योंकि पड़ोसी ने भी तो किया था। तो जयपुर के अंदर तो बहुत ज्यादा दिखावटी हो गया, पूरे सबको दिख रहा है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा। जिनके पास पैसा वो तो खर्च करेंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको भी करना है क्योंकि हो रही है भैया। शादी में नहीं करूंगी क्या? 1 किलो बेटा है, 1 किलो बेटी है, लेकिन फ्यूचर अनसर्टेन है। अनसर्टेन क्यों? क्योंकि आपको कभी ये नहीं पता कि कितना कंजप्शन होगा, लोग कितना सेल्स होगा, कितना टर्नओवर होगा। तो इन दैट सेंस क्या बोला गया है? दैट इज द अनसर्टेनिटी। क्या बोला गया है? अनसर्टेनिटी इन द कलेक्शन, क्योंकि डिस्करेज सेविंग्स। एक्चुअली इसका बहुत बड़ा रीजन क्या होता है? आपका जो जीएसटी का जो रेवेन्यू बढ़ता है वो किससे बढ़ता है पता है आपको? कंजप्शन से। किससे बढ़ता है? और ये सेविंग को कम करता है। जैसे मैंने क्या बोला, पहले लोग शादी ब्याह के अंदर क्या करते थे? पहले सेव करते थे, उड़ाते नहीं थे। आजकल तो लोगों को होता है शादी एक ही बार होती है। जैसे मैंने बताया आजकल एक नया कंसेप्ट हो गया, विंटेज कार में आएगा दूल्हा, मतलब नॉर्मल हो गया ये भी। उसके अलावा पता नहीं इवेंट वाले क्या क्या करते हैं। और कुछ इवेंट वालों से बात करता हूं, भैया इवेंट है तो इवेंट वाला क्या बोलता है? खाना पीना सब अलग, सिर्फ इवेंट का कम से कम शादी लेता हूं 25 लाख की।
मैंने एक इवेंट वाले को ऐसे कॉल किया, बोला 25 लाख का मैटर हो तो बात करना, वरना मेरे से बात ही मत करना, मिनिमम है 25 लाख रुपीज, उसके ऊपर की बात हो तो मैं बात करता हूं। भैया होटल के चार्जेस है, बाकी सब अलग, पर मिनिमम इवेंट वाला ही 25 लाख है। कंजप्शन, क्या बोलते हैं इसको? कंजप्शन। तो कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब आप सेव कम कर रहे हो। तो discourage the saving and increase the inflation. Indirect taxes are payable when people spend their income or when people buy the goods and services. तो ये हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि 2026 के अंदर लोग कितना कंज्यूम करेंगे। जो गवर्नमेंट जो करती है वो क्या करती है, इलॉजिकल तरीके से बात करती है। कैसे? लास्ट ईयर 2 लाख करोड़ का रिवेन्यू हुआ, तो इस बार 10% की ग्रोथ होगी, लेकिन इंसान लॉजिकली कंजप्शन करता है। हो सकता है लोग ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर दे, हो सकता है कि लोग कम कंज्यूम करें। तो ये अपन ये इस बारे में अपन कुछ भी नहीं कह सकते। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसलिए आपका जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है? अनसर्टेन होता है। क्या होता है बेटा? ये इसी पॉइंट के आधार पर इन्होंने वापस से बना दिया, डिस्करेज सेविंग्स एंड इंक्रीज इन्फ्लेशन। बेटा डिस्करेज सेविंग ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे बताओ कि इन्फ्लेशन कैसे इंक्रीज हुआ? जीएसटी की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है। इंक्रीज इन्फ्लेशन, वही एक ही बात को बार बार घुमाया गया है, समझ में आ गया। कोई डाउट टू एनीवन? बैकग्राउंड ऑफ टैक्सेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। बैकग्राउंड ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ द इंडिया, टैक्सेस इन इंडिया, ये बार आपको रीड करना है, इतना अपन डिटेल में नहीं जाएंगे। टैक्सेस इन इंडिया इन ड्यूरिंग एंशिएंट, मतलब पुराने जमाने में कैसे टैक्स लगता था, वो सारी बातें हमें नहीं करनी। यस, इंपॉर्टेंट बात, 1860 के अंदर पहले इनकम टैक्स था, फिर उसके बाद 1886 के अंदर, फिर 1980, फिर 1922। अभी फिलहाल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट से एप्लीकेबल है, जो सालों साल चले आ रहा है, वो चल रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो हमें जो प्रोविजन पढ़ने वो कौन सा पढ़ना है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजन पढ़ने, अलोंग विथ रूल्स, दैट इज द इनकम टैक्स रूल्स 1960। ये कोई भी लॉ यदि बनेगा तो लॉ कहां से बनेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, क्योंकि लॉ बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, और पार्लियामेंट को पावर मिलता है या लेजिस्लेटिव असेंबली को, स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली और सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट लॉ बनाती है। ये आपने पढ़ लिया होगा। तो ये जो भी लॉ बनाया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करके बनाया जाता है कि कौन सी गवर्नमेंट के पास पावर है और क्या पावर है। तो इनकम टैक्स स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर पावर दिया है? आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान के अंदर क्या मिलता है? आर्टिकल। तो आर्टिकल 265, नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, दैट वी नो कि यदि कोई भी टैक्स इंपोज किया जाएगा तो यदि लॉ को अथॉरिटी है तभी इंपोज किया जाएगा, उसके अलावा कोई और इंपोज नहीं कर सकता। आर्टिकल 246, distribute the legislative powers including taxation between the Parliament of India and the state legislative। शेड्यूल 7 के अंदर दिया हुआ है जो मैटर यूनियन लिस्ट के अंदर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर, ही आपको पता है। जो मैटर आपके लेजिस्लेटिव लिस्ट मतलब लिस्ट 2 के अंदर मेंशन है, स्टेट गवर्नमेंट हैज अ पावर टू मेक द लॉ, और जो भी कॉन्करेंट लिस्ट मतलब लिस्ट 3, और लिस्ट 3 मतलब बहुत मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पावर है लॉ बनाने का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को किन किन चीजों की रिगार्डिंग पावर दिया हुआ है ध्यान से पढ़ो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कस्टम ड्यूटी इंपोज करने का, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज, एक्साइज ऑन टबेको, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, टैक्सेज ऑन इंटर स्टेट ट्रेड, टैक्सेज ऑन इंटर स्टेट कंसाइनमेंट ऑफ गुड, एनी अदर मैटर नॉट इंक्लूड इन द लिस्ट 2 and 3। तो लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 के अंदर जो भी मैटर कवर नहीं होते तो उसके आधार पे इनकम टैक्स का पावर किसको दिया हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट इज द पावर टू मेक द लॉ ऑन इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स चाहे जयपुर हो चाहे मुंबई हो, आपको पता है हर जगह सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि जो पार्लियामेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ही इनकम टैक्स डेवलप्ड किया है। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है इनकम टैक्स।
टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो बोर्ड है, बोर्ड का नाम क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स का बोर्ड। बोर्ड पर यूज भी आया था ना। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर बोर्ड कौन सा है बेटा? हाँ तुम बताओ। इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोर्ड तुम बताओ बेटा, मिड में तेज बोलो, तुम बताओ बेटा। इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोर्ड, ये शेयर मार्केट का बोर्ड होता है सेबी, तो वैसे ही में कौन है बोर्ड? किसी को याद है पूरी क्लास के अंदर? तेज बोलो। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीआईसी। आपको ध्यान होगा बोर्ड में अपने जीएसटी में यूज भी किया था, बोर्ड सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, दैट इज द बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्स का बोर्ड कौन होगा? ऑब्वियसली सीबीडीटी, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब ये होगा कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे मैनेज किया जाएगा। तो मेंबर इनकम टैक्स से होंगे, मेंबर लेजिस्लेटिव होंगे, मेंबर ऑफ रिवेन्यू होगा, मेंबर ऑफ पर्सनल होगा, मेंबर इन्वेस्टिगेशन होगा, मेंबर ऑडिट एंड जुडिशियल होगा इन द कंप्लीट जो भी आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स एक्ट एंड द वेरियस फाइनेंस एक्ट। और फाइनेंस एक्ट क्या होता है? जो एवरी ईयर बजट के अंदर पास होता है। तो इनकम टैक्स के अंदर आपको इनकम टैक्स एक्ट भी पढ़ना है, रूल्स भी पढ़ना है, और इनकम टैक्स रेट के लिए और बेसिक प्रोविजन के लिए आपको फाइनेंस एक्ट भी देखना है। और फाइनेंस एक्ट एवरी ईयर 1 फरवरी को आता है, जो पहले डिफरेंट डेट पे आया करता था। अभी नंबर ऑफ ईयर से कौन से डेट पे आता है? 1 फरवरी को आता है, सबको पता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फाइनेंस एक्ट। क्या बोलते हैं? बजट मतलब फाइनेंस एक्ट। और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर बोर्ड का क्या नाम है? सीबी आई बोले तो इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या बनी हुई है? जीएसटी काउंसिल बनी हुई है। आपने वर्ड सुना होगा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट में डू दैट। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? तो ये हमारा जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।